One, I hope you're doing well. So, in this video, we are going to cover up 50 क्वेश्चंस जो कि होने वाले हैं आपका एक तरीके से मॉक टेस्ट। ठीक है, 50 क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि आपके पेडागोजी बेस्ड होंगे, क्योंकि बेसिकली देखा गया है कि हम मैथ्स के क्वेश्चंस का जो पेडागोजी पार्ट होता है वो बहुत कम से कम करते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ दैट ज्यादा से ज्यादा ऐसी क्वेश्चंस लाए जाए या ऐसी चीजों पर वीडियोस बनाई जाए जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो और जो आपको रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट यूट्यूब पर मिलती है। ठीक है, अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि इस टॉपिक पर वीडियो नहीं है या फिर इस पे बनानी चाहिए, सो डू ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। So the first question is the what is the most effective approach to teach geometry in the primary class? छोटे बच्चों को कराना है, 1 to 5 के बच्चे हैं, उनको आप ज्योमेट्री कैसे कराएंगे? एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन से डेफिनेशंस कराएंगे, मुश्किल मुश्किल हैंड्स ऑन एक्टिविटीज विद शेप्स। थ्योरम्स तो होंगी नहीं, अगर लेट सपोज होंगी भी तो रट्टा नहीं मरवा सकते हैं। रोट लर्निंग नहीं करनी है तो शेप से हम करवाएंगे। ठीक है जी, and do let me know your total score in the comment box, right? So Vygotsky ने emphasize किया the role of what? Individual play, social interaction, repetition या drill. So he focused on social interaction. Individually के लिए उसने नहीं बोला क्योंकि उसने collaboration बोला था, repeat करने के लिए भी नहीं बोला और ना ही drill करने के लिए, बार बार एक ही चीज को प्रैक्टिस करने के लिए। प्याजे के अकॉर्डिंगली बच्चे जो हैं वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या करते हैं? कैन नॉट कंजर्व, कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन रियल ऑब्जेक्ट्स, अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। देखो वो तो एब्स्ट्रैक्ट तो उनका हायर ऑर्डर तब जाएगा जब वो फॉर्मल ऑपरेशन में होगा। ठीक है, रिलाई ओनली ऑन सेंसरी ये भी नहीं होगा, ये तो सबसे फर्स्ट स्टेज था। सो इट इज कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन रियल ऑब्जेक्ट्स। ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये कर सकते हैं। द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन मैथ्स फोकसेस ऑन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए, स्टूडेंट लेड एक्सप्लोरेशन, मेमोराइजिंग टेबल या स्पीड कैलकुलेशन। सो स्टूडेंट लेड एक्सप्लोरेशन, स्टूडेंट खुद से एक्सप्लोर करे, ज्यादा से ज्यादा हम उनको बोले कि क्वेश्चंस को रीड आउट करो जितनी बार कर सकते हो। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज यूजफुल। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कब यूजफुल है? जब हम बच्चों को रैंक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उनके गैप्स, कंपेयर करेंगे या असाइन करेंगे ग्रेड्स। सो जब हम उनके लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। देन इज नंबर सेंस मींस, नंबर सेंस का क्या मतलब है? फास्ट फास्ट काउंट कर लें, अब्स्ट्रैक्ट नंबर्स को हैंडल करें, intuition about numbers, patterns in operation, या memorizing tables. So basically number senses, it is the intuition, correct knowing of number, pattern and operation, plus minus multiplication division, right? Cuisinier rods, जो cuisinier rods होती हैं, they are useful in teaching. किस में useful है वो? Is it useful for algebra? Is it useful for geometry? Is it useful for measurement or basic operation and concepts? So the correct answer for this question, जो क्विजिन और रोड्स होती है ना, उसको हम टीचिंग बेसिकली मैथ्स में, अगर हम बात करें मैथ्स में, उनको बेसिक ऑपरेशंस और नंबर कॉन्सेप्ट्स के लिए यूज किया जाता है। द टर्म स्कैफोल्डिंग, राइट, जो टर्म स्कैफोल्डिंग है वो किस में काम आ रही है? मैथ्स में हेल्प करने में। तो टेम्परेरी सपोर्ट दे रहे हैं, ना कि शेप्स के बारे में, सिलेबस के बारे में या कि रिपीटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता रहे हैं। देन क्वेश्चन इज नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग इन मैथ्स? मैथ्स में आप एक्टिव लर्निंग कैसे कराएंगे? फॉर्मूला देके, टीचर सेंटर लेक्चर्स करा के, रियल लाइफ प्रॉब्लम करा के या डेफिनेशन मेमोराइज करा के? सो करेक्ट आंसर इज रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग करा के। Which is the best strategy to teach time to class 2 students? class 2 के स्टूडेंट्स को बेस्ट टाइम कौन सा है पढ़ाने का? कैसे पढ़ाएंगे? फॉर्मूला से, टेक्स्ट बुक से, क्लॉक से या फिर नोट से? सो बेसिकली अगर आपको उनको टाइम बढ़ाना है तो आप क्लॉक्स यूज करेंगे और गेम्स यूज करेंगे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11, एन इफेक्टिव मैथमेटिक क्लासरूम शुड हैव। अच्छी मैथमेटिक क्लास में क्या होगा? सिर्फ टेक्स्ट बुक होगी, स्ट्रक्चर बहुत, मतलब एक रिजिड रूल्स आप फॉलो करेंगे,
डिस्कशंस होंगे, एक्टिविटीज होंगे, एक्सप्लोरेशन होगी या फिर मेमोराइजेशन फिर से रट्टा. सो द करेक्ट आंसर इज सी. व्हाट इज द एम ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब आपने कॉन्सेप्ट कराया उसी टाइम उसकी क्या ले ली, असेसमेंट ले ली. तो उससे हम फाइनल ग्रेडिंग तो कर नहीं रहे हैं. फाइन आइडेंटिफाइंग वीकनेसेस, यस हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे की वीकनेस जो है आइडेंटिफाई करें और लर्निंग इंप्रूव हो जाए. प्रमोटिंग स्टूडेंट, नहीं पनिशमेंट नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन मेक सेंस ऑफ मैथमेटिकल आइडियाज. बच्चे सेंस कैसे बनाते हैं? मगिंग फॉर्मूलाज लर्न करते रहो फॉर्मूलाज, या फिर ड्रिल से बार बार प्रैक्टिस करा रहे हो. मैन्युपुलेटिंग मटेरियल्स एंड डिस्कसिंग एंड कॉपिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड. सो देखो, फॉर्मूलाज अगर हम मेक सेंस ऑफ मैथमेटिकल आइडियाज अगर हम बात कर रहे हैं तो हम मटेरियल्स को क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे. ठीक है. और डिस्कस करेंगे. ठीक है. उससे मैथ लैब किस में हेल्प करती है? मिस्टेक्स को अवॉइड करने में, मेमोराइज करने में, कंसेप्ट को कॉन्क्रीटली देख कर, छू कर, समझ कर, 3D स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर, उससे स्कोर मार्क्स है. सो दिस इज करेक्ट. एरर एनालिसिस, आप अपने एरर्स को एनालाइज कर रहे हो. आपने क्लास में कहा कि अपनी मिस्टेक्स खुद से ढूंढो. आपने एक वर्कशीट दे दी, आपने उन्हें क्वेश्चंस करने को दिए, फिर आपने उनके आंसर्स डाल दिए. तो जो सेल्फ असेसमेंट आपने किसी भी तरीके से, चाहे टीचर कर रही है चाहे बच्चे कर रहे हैं, वो लो ग्रेड्स देने में, बच्चे को पनिश करने में, अंडरस्टैंड दैट थॉट प्रोसेस एंड मिसकंसेप्शन. यस, कि बच्चे का थॉट प्रोसेस क्या था. जैसे अभी आज मैं एक क्वेश्चन करा रही थी कि बच्चे ने सारा स्टेप सही किया, बट जहां पे उसकी मल्टीप्लीकेशन आ गई 0.03, डिविजन आ गई 1500, राइट, तो वो इसको करेगा नहीं, उसको लगेगा ये तो बहुत मुश्किल है. ठीक है. तो इसका मतलब इसके जो मिसकंसेप्शन है कि इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं ऐसे करके. ठीक है. ये 1500 है, राइट, दो जीरोस और लगा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा इजी बन जाएगा बच्चे के लिए, है. सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को इजियर फॉर्म में जो उसकी मिसकंसेप्शन है उसको दूर कर सकते हैं. देन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की अगर हम बात करें, उसमें नोट टेकिंग नहीं होता, ना ही कंपटीशन होता है, पीयर डिस्कशन जरूर होता है और एक्सप्लोरेशन भी होगा. देन इज क्वेश्चन नंबर 17, टीचिंग ऑफ मैथ्स किस पे फोकस होनी चाहिए? सिलेबस कंप्लीट कराने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, रिपीटिशन में या ड्रिबलिंग में? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट? असेसमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है? समेटिव, सेशन एंड में नहीं होगी. शुड कंपेयर स्टूडेंट, कोई भी बच्चा है दूसरे बच्चे के साथ एक जैसा नहीं हो सकता. वी शुड नॉट कंपेयर देम. शुड बी कॉन्टिन्यूस, यस, हमें असेसमेंट पूरा साल लेते रहना है. छोटी छोटी असेसमेंट हो, ओरल हो, क्विज हो, ठीक है, किसी डिबेट की फॉर्म में हो, कैसे भी हो, बट हमने वो लेते रहना है. और कॉम्प्रिहेंसिव भी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग और सीसीई बेस्ड होनी चाहिए ओवरऑल. मैथ का फोबिया होता है बच्चों में, कैसे रिड्यूस करेंगे? होमवर्क देके, फियर टैक्टिस से, मैथ्स को जॉयफुल बना के, एक्टिविटी बेस्ड, या फिर मोड टेस्ट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. रोल ऑफ मैथ्स टीचर का क्या है? नोट्स देना, फैसिलिटेट करना, डाटा कलेक्ट करना, या डिसिप्लिन बनाए रखना? सो द करेक्ट आंसर इज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग. स्पाइरल अप्रोच क्या होता है? रिपीटिंग सेम टॉपिक, रिविजिटिंग कॉन्सेप्ट एट डीपर लेवल. ठीक है. तो जो स्पाइरल अप्रोच होता है ना, बंडूरा ने दिया था कि आप कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर रहे हो. ठीक है. ग्रेजुअली, तो पहले इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ तो आ रहे हो, बट फिर से इजी की तरफ जा रहे हो. इसका मतलब ये है कि आपको उस कॉन्सेप्ट की अच्छे से मास्टरी हो जाएगी. आइडिया ऑफ जीरो एंड डेसिमल सिस्टम जो था वो किसने दिया था? It was given in Europe, China, and India. So India is the correct answer given by Aryabhatta, right? Then comes to the next 23rd question. अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा. विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है मैथ्स को पढ़ाने का? रीजनिंग है, ड्रिल कराना नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेफिनेटली, क्वांटिटेटिव थिंकिंग नंबर्स में सोचना, यस बिल्कुल. सो बी इज नॉट द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है सबको सबकी नीड के अकॉर्डिंगली पढ़ाए, तो वन साइड सबको फिट नहीं होगा. ग्रुप टास्क विद पीयर सपोर्ट, यस. इंडिविजुअल ओरल टेस्ट ओनली, मैथ्स में कैसे ओरल टेस्ट कराओगे हर चीज का? फोकस ऑन फास्टर स्टूडेंट्स. मेटाकॉग्निशन इन मैथ्स refers to rote learning, reflecting on how one learns, fast calculation, या फिर
मेमोराइजिंग टेबल्स। सो बेसिकली मेटाकॉग्निशन होता है कि इस तरीके से रिफ्लेक्ट करना कि कोई इंसान किस तरीके से लर्न कर पाता है, मतलब फाइनली चेक करना। एरर एनालिसिस एंड असेसमेंट, ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था आई थिंक। आइडेंटिफाई स्टूडेंट विद वीक मेमोरी, जजिंग इंटेलिजेंट नहीं करना है, मिसकंसेप्शन को हमने डायग्नोस करना है। देन द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथ प्रोसेस, मैथ का प्रोसेस कौन सा नहीं है? मेमोराइजेशन, रीजनिंग, कम्युनिकेशन या रिप्रेजेंटेशन। मैथ्स में ना हम कभी भी मेमोराइज नहीं करेंगे, ठीक है। रीजनिंग दे सकते हैं, कम्युनिकेट मतलब जब हम मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, उसने इतनी चॉकलेट दी इतनी बच गई, तो हम उसको एक क्या कर रहे हैं, जैसे लेट सपोज अगर मैं बोल रही हूँ कि उसने 10 चॉकलेट दी और उसने उसमें से 2 खा ली तो कितनी बच गई, तो वो एक तरीके से एक जरिया भी बन रहा है, ये भी होगा, रिप्रेजेंट भी हम करते हैं मैथ्स को, ठीक है, जिसके अंदर बार ग्राफ्स में इन सब में। सो मेमोराइजेशन इज नॉट द पार्ट। मैथ्स कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करके बच्चे के एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, टेक्स्ट बुक से सिर्फ जब भी ओनली आए तो करेक्ट नहीं करना है, एक स्टैंडर्ड एग्जाम्स बना के दे दे बस वही आएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। हर लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए, इजी, एवरेज, ठीक है, ताकि और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले, ताकि हर बच्चा कर पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड वे टू टीच डाटा हैंडलिंग, कैसे पढ़ाएंगे? टेबल्स रीड करा के, रिप्रेजेंटिंग डाटा, मेमोराइजिंग करने के लिए, या फिर कॉपी फ्रॉम द बुक। सो करेक्ट आंसर इज दिस। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन मैथ्स इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? एक्टिविटी बेस्ड में क्या होगा? कंपटीशन कर नहीं रहे हैं, बिहेवियरिज्म नहीं, कोई बिहेवियर लर्न नहीं कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग यस कर रहे हैं, रट्टा हम नहीं मार रहे। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट 20 क्वेश्चन है। अ चाइल्ड रिपीटेडली एड्स टू नंबर रॉन्गली, एक बच्चा है 2 नंबर को बहुत ही अलग तरीके से ऐड कर रहा है, ठीक है। सो टीचर को इग्नोर करना चाहिए, पनिश करना चाहिए, डायग्नोस करना चाहिए, उसको फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहिए, या पेरेंट को कहना चाहिए ट्यूशंस लगा दो। सो उसको डायग्नोस करना चाहिए और कॉन्सेप्ट को फिर से रीटीच करना चाहिए। पोर्टफोलियो एंड मैथ्स असेसमेंट, मैथ्स के असेसमेंट में पोर्टफोलियो कैसे रोल प्ले करता है? ठीक है, पहले तो आई बिलीव कि आपको मैथ पोर्टफोलियो पता है। पोर्टफोलियो में ना क्या होता है कि बच्चे की सारी रिपोर्ट लिखी जाती है कि उसका वर्क उसने कैसे किया, कहाँ कहाँ पे उसकी प्रोग्रेस आई, ठीक है। सो दैट इज पोर्टफोलियो। कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल, एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच। कंक्रीट मतलब जिसको हम छू सके, पिक्चर्स हो सकती है, देख सके। पिक्टोरियल, एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच में हम कोशिश करते हैं कि हम कंक्रीट ऑब्जेक्ट, जैसे अगर स्फीयर है तो स्फीयर को हम 2D स्ट्रक्चर में नहीं बना सकते, पर हम 3D स्ट्रक्चर में ही बना सकते हैं और उन्हें शो कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर्स हो गई, सिंबल्स हो गई, तो उनको उस तरीके से उनके नंबर ऑफ एजेस है ना, या कोई फेसेस, वो सब बता सकते हैं। एक इंक्लूसिव क्लास है, उसमें बच्चे को डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है, सो हम उसे सपोर्ट करेंगे विद मैनिपुलेटर्स एंड इंडिविजुअल हेल्प। कौन सी अप्रोच क्रिटिकल थिंकिंग में काम करेगी? क्लोज क्वेश्चंस, क्लोज क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होता है ना जिसके अंदर एक ही आंसर होता है, वन आंसर, ठीक है। और ओपन क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जिसके अंदर बच्चे डिफरेंट टाइप के आंसर्स देते हैं। अगर मैं बोलूं कि 6 को डिवाइड करना है 3 बच्चों में, ठीक है, तो कोई बच्चा 2 2 2 बोलेगा, कोई बच्चा ऐसे भी बोल सकता है कि 2 3 1, ठीक है। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है कि आप मतलब एक ही आंसर होगा, फॉर्मूला मेमोराइज करने का देंगे, ओपन एंडेड प्रॉब्लम ज्यादा पूछेंगे और डिस्कशन ज्यादा। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इन मैथ्स का मतलब क्या है कि जो भी आपने पढ़ा उससे आपने क्या सीखा, एनालाइज करना टीचिंग प्रैक्टिसेस को, और अगर बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं है तो अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी और इम्प्रूवमेंट लेके आना पड़ेगा, राइट। पीयर ट्यूटरिंग किसमें हेल्प करता है? एक बच्चा दूसरे बच्चे को सिखा रहा है ना, हेल्प कर रहा है। सो सिलेबस तो कम नहीं होगा, मेमोराइजेशन भी नहीं होगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, मैथ्स करिकुलम कैसा होना चाहिए? रिजिड, चेंज ही ना कर पाओ ऐसा होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड, यस डेफिनेटली। टेक्स्ट बुक बेस्ड, टोटली टेक्स्ट बुक बेस्ड नहीं होना चाहिए, रियल लाइफ चीजें भी होनी चाहिए। यूनिफॉर्म फॉर ऑल, सबके लिए सेम नहीं, ठीक है। कुछ गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं, कुछ नॉर्मल लर्नर्स होते हैं, कुछ स्पेशल लर्नर्स होते हैं, तो वो नहीं कर सकते। कल मैंने एक वीडियो डाली थी एनसीएफ के ऊपर, आई होप आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो जरूर चेकआउट करिएगा।
फुल ऑन डिटेल डाली हुई है उसके अंदर एनईपी एंड एनसीएफ की, एंड आई बिलीव कि उसको करने के बाद कोई क्वेश्चंस रहेंगे नहीं। ठीक है। सो एनसीएफ 2005 मैथ्स का करिकुलम क्या कहता है, रिजिड नहीं करेंगे, ये मैंने अभी आपको बता दिया। वन ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ एनईपी 2020 क्या कहता है मैथ्स के लिए, ड्रिल बार बार प्रैक्टिस कराओ, नहीं। फाउंडेशनल न्यूमरेसी पे ना बहुत ज्यादा फोकस किया गया। अगर अभी तक आपको एफएलएन नहीं पता ना, तो एक थोड़ी सी ब्रीफ दे देती हूँ। एफएलएन में होता है कि ना, जब तक बच्चा फाउंडेशनल ईयर्स क्रॉस करे तब तक बच्चों को नंबर्स की और अल्फाबेट्स की इतनी नॉलेज हो कि नंबर्स में वो बेसिक ऑपरेशन कर सके, प्लस माइनस। क्योंकि अगर हम फर्स्ट क्लास के बच्चे को बोल रहे हैं, जो कि फाउंडेशनल स्टेज का ही पार्ट है, उसमें प्लस आ जाता है, चाहे वो वन डिजिट हो, 2+1 ऐसे ही हो। ठीक है। और सारे के सारे नंबर्स की पहचान हो, राइट। और मैथ्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फाउंडेशनल न्यूमरेसी आएगा। अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो बेसिक सेंटेंस पढ़ना, रीड करना, लिखना समझ पाए। ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इफ अ स्टूडेंट, उसे बोलते हैं फाउंडेशनल न्यूमरेस लिटरेसी, इसे बोलते हैं न्यूमरेसी। इफ अ स्टूडेंट इज यूजिंग फिंगर्स फॉर एडिशन, एक बच्चा है, आपने देखा है वो अपनी फिंगर्स को यूज करके फोर्थ क्लास में एडिशन कर रहा है, तो आप उसे पनिश करोगे, अलाउ करोगे कि ग्रेजुअली गाइड टू मेंटल मैथ्स की माइंड में ही कर लो। यस, स्कोल्ड तो कभी नहीं करना है, इग्नोर भी नहीं करना है। नंबर लाइन, एक नंबर लाइन है, वो किस तरीके से हेल्प करेगी हमें। ठीक है। फ्रैक्शंस ओनली में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, ज्योमेट्रिकल शेप में, टाइम में। बेसिकली अगर नंबर लाइन की बात करें तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में बहुत अच्छे से, और इसमें फ्रैक्शंस भी कवर हो जाते हैं। और कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथ्स टीचर, कंस्ट्रक्टिविस्ट है टीचर, वो टीचर हमेशा चाहेगी बच्चा अपना नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करे, है ना। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब मैं कॉन्सेप्ट समझाने के बाद बच्चों को दे देती हूँ क्वेश्चंस करने के लिए। पैसिव लिसनिंग नहीं करवाएगी बच्चों को। पैसिव मतलब खुद एक्टिवली बोलती रहेगी और बच्चे पैसिवली सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। और टीचर सेंटर एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं करनी है, बच्चे एक्सप्लोर करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। If a child solves a maths problem using a new method, the teacher should, हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं कि कोई भी मेथड यूज करो, ना कि हम उन्हें रिजेक्ट करने के लिए कभी नहीं कहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। बल्कि टेक्स्ट बुक फॉलो करो, इग्नोर करो, ऐसा ना आज भी बहुत सारे स्कूल्स में होता है। यू ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि अगर आपने भी अपने आसपास, या अगर आप भी किसी बच्चे को ट्यूशंस देते हैं, या आपके खुद के बच्चे हैं, तो टीचर बोलते हैं जो मैंने लिखवाया है वही लिखना है। सो आई बिलीव कि ये चीज गलत है। बच्चे की खुद की अंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है ना। और सीबीएसई, एनसीईआरटी, राइट, बार बार हमें इन चीजों पर काम करने के लिए बोल रही है कि खुद बच्चे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लर्निंग आउटकम इन मैथ्स हेल्प टीचर टू decide grades only, plan effective lessons, finish the syllabus or compare with others। लर्निंग आउटकम में ना मैथ्स में हमेशा कोशिश करेंगे कि हमें ऐसे इफेक्टिव लेसन्स प्लान करने हैं जिससे बच्चों की लर्निंग हो, ना कि हम ग्रेड्स के बेसिस पे करा रहे हैं, सिलेबस खत्म कराओ, कंपेयर कराओ, ये नहीं करना। मैथमेटाइजेशन, आपको पता है ये क्वेश्चन ना हर बार आता है मैथमेटाइजेशन के ऊपर। मैथमेटाइजेशन का मतलब होता है कि मैथ्स की टर्म्स को लर्न नहीं कर सकते, ना ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, ना फॉर्मूलाज को राइट कर सकते हैं, हर चीज को एनालाइज करो। अगर एक बच्चा मैथ्स के क्वेश्चन को 4 बार रीड कर ले, तो मुझे नहीं लगता है कि उस बच्चे को, मतलब अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा, अगर क्लैरिटी है तो वो बहुत इजीली उस कॉन्सेप्ट के स्टेप्स तक पहुंच जाएगा। मैथ्स करिकुलम को कैसा होना चाहिए, मुश्किल नहीं, एवरीडे लाइफ से डेफिनेटली, बेस्ड ओनली ऑन नोट्स बुक नहीं, एग्जाम के फोकस में नहीं। ग्रुप एक्टिविटीज मैथ्स में किसको प्रमोट करती है, डर को, पैसिव लर्निंग को, नहीं, कि एक ही बच्चा कर ले, नहीं। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट असेस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट। इसमें से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन करेगा, मल्टीपल चॉइस, ओरल रिसाइटेशन, ओपन एंडेड, ट्रू फॉल्स। तो बेसिकली आपने एक कॉन्सेप्ट दिया और बच्चे को बोला कि इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, और ज्यादातर आपने अगर उसको ओपन एंडेड दिया, अगर मैंने अभी आपको बोला था कि आपने बच्चे को बोला आप 8 को डिस्ट्रीब्यूट करो 2 बच्चों में या 3 बच्चों में, तो बच्चा कैसे भी कर सकता है ना। जरूरी थोड़ी है कि वो बच्चा अपने हिसाब से ना करे और टीचर को ही देखकर करे। तो बेस्ट कॉन्सेप्चुअल का मतलब है उसको डिवीजन आ गया ना, बेसिकली 4, 6 एंड 8, राइट। या फिर वो ऐसे भी कर सकता था कि यहाँ पे 3 कर देता, यहाँ 3 कर देता, यहाँ 2 कर देता, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसीटी। आईसीटी पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं।
स्टैट्स को लेकर। सो आईसीटी बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करती है, रिप्लेस करती है टीचर को, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करा सकती है या फिर मेमोराइज बेटर। सो बेसिकली हम जैसे 3D शेप्स कुछ दिखा नहीं सकते हैं, तो हम आईसीटी को यूज करके, ठीक है, टेट्राहेड्रन है या कुछ भी है तो उसको हम यूज करके इजी ऑन कर लेते हैं, राइट, और बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं, राइट। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज ये सेशन को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर शुड बी टॉट बाय, फॉर्मूला दे दिया कर लो, टेक्स्ट बुक का रीड करा दी, रियल ऑब्जेक्ट्स हम जरूर से जरूर कराएंगे। आपने क्लास में ही बोल दिया, ठीक है, कि बेटा एक काम करो, चलो ये आपका टेबल का डेस्क है, ये रेक्टेंगल फॉर्म में है, चलो इसका पेरीमीटर निकालो। तो आपने उसका पेरीमीटर निकालने के लिए आपने एक उसको क्या दे दिया, रिबन दे दिया, ठीक है, या उनसे पेपर की स्ट्रिप कटवा के स्टेपल करा दी, फिर उसकी लेंथ मेजर कर ली। तो सोच, हम क्रिएटिव एक्टिविटीज के बारे में सोचेंगे ना, तभी जाके हमें लगेगा कि हाँ, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो पेपर की स्ट्रिप्स कट करवा ली सीधी सीधी, राइट। सो हमें तो एक्चुअली क्या चाहिए, सेम लेंथ की पेपर स्ट्रिप्स। हमें एक्चुअली ऐसी चीजें चाहिए जिससे कि बच्चों की क्लैरिटी हो जाए उनको कॉन्सेप्ट की। तो यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट लाइक रोप्स एंड पेग्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इफ इट इज प्रोडक्टिव फॉर यू, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।